हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने अपने चैनल पर फिजिक्स के जो भी कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको लेकर एक सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम जो है कि पिछले वीडियो में थर्मोडायनेमिक्स का देख रहे थे। थर्मोडायनेमिक्स में ऑलरेडी हमने अपने चैनल पर 2 वीडियो अपलोड कर दिया है। साथ ही में जो न्यूक्लियर फिजिक्स है, इसके भी 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में इनको देख सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हमने जो है कि जो सेकंड लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ हो गया, इन सभी चीज़ों को देख लिया था। थर्ड लॉ तक हमने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। अब जो है कि कुछ छोटे-मोटे डेफिनिशंस हैं जो पेपर में पूछे जाने की संभावना होती है, उनको देखते हुए हम जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, इस चैप्टर पे जाने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्या है कि आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। इसको जाई टी से डिनोट करते हैं। ये होता है -1/v डेल v अपॉन डेल p एट कांस्टेंट t। ठीक ना। तो इस ये क्या होता है हमारा फाइनाइट एंड नॉन जीरो। फाइनाइट एंड नॉन जीरो होता है कब, जब t टेंस टू जीरो। जब t अप्रोच करता है, हमारा जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, मैं थोड़ा सा बताते हुए चलता हूँ। जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसको जो है कि नस्ट हीट हीट थ्योरम भी बोलते हैं। एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर थर्मल मोशंस इज कंप्लीटली डिसअपियर। मतलब कि क्या होता है कि जो रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम विल बी डिसअपियर बोल सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम क्या होता है, परफेक्ट ऑर्डर में जो भी एटम्स होते हैं क्या होते हैं, अरेंज हो जाते हैं। तो यही हमारा क्या है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर थर्मल मोशन इज कंप्लीटली डिसअपियर। जब हमारा जो है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है कि जीरो के साइड में जाता है, तो क्या होता है, एंट्रोपी टेंड्स टू जीरो एंड द सीपी एंड द सीवी टेंड्स टू जीरो। जब क्या होता है, हमारा टी अप्रोच करता है जीरो के साइड पे। इसी पॉइंट पे क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी एंड द एंथैल्पी ऑफ ऑल सॉलिड अप्रोचेस टू ए कॉमन वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जब हमारा टी अप्रोच करता है जीरो के साइड में, तो जो हमारा फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, साथ ही में जो इंटरनल एनर्जी है, एंथैल्पी है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, कॉमन वैल्यू पे आ जाते हैं। ठीक ना, कॉमन वैल्यू पे आ जाते हैं। साथ ही पे क्या होता है, जो चेंज ऑफ प्रेशर होता है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्या होता है, जीरो की तरफ अप्रोच करता है। और साथ ही में चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर भी क्या होता है, हमारा जीरो के साइड में अप्रोच करता है, जब हमारा क्या होता है, टी अप्रोचेस टू जीरो। अब इसी थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटी की बात कर लेते हैं, जिसको JIT से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो होता है, जब क्या होता है, टी अप्रोच करता है जीरो के साइड में। बल्क मॉडुलस की बात करते हैं, जिसको डिफाइन करते हैं बी से। ये होता है -v डेल पी अपॉन डेल वी और v dp अपॉन dt। ये क्या होता है, फाइनाइट एंड नॉन जीरो एज t टेंस टू जीरो। कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की बात करते हैं, जिसको अल्फा से डिनोट करते हैं। ये होता है 1/v डेल v अपॉन डेल टी। तो ये क्या होता है हमारा, ये हो जाता है जीरो एट t टेंस टू जीरो। देखिए यहाँ पे जो डेल v अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट p है, क्या होता है, जीरो के साइड में जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ जो एक्सपेंशन होता है, ये क्या होता है, हमारा जीरो होता है, जब हमारा जो है कि t जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जीरो के साइड में अप्रोच करता है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी थर्ड लॉ से रिलेटेड। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, क्योंकि पेपर में इससे अच्छे खासे क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं हमेशा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो है कि दो हमारे फेमस लॉस हैं। ठीक है, पहला लॉ क्या है हमारा, बॉयल का नियम। ये नियम क्या कहता है कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मतलब कि जो पी है प्रेशर और साथ ही में क्या है वी वॉल्यूम, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसी के थ्रू हम यहाँ से लिख सकते हैं दो गैसेस के लिए, ठीक ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये हमारा एक रिलेशन हो गया। चार्ल्स का लॉ कहता है कि V/T का जो रेशियो है क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे। यहाँ पे क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
तो यहाँ से हम लिख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। ये दो फार्मूला है, इसके थ्रू जो है कि आप सॉल्व वगैरह कर सकते हैं क्वेश्चंस वगैरह। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैक्सवेल का जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला था, ये क्या है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है, इसमें मैंने फर्स्ट में क्या डायमेंशन बताया है कि कितना डायमेंशन है, 3 डायमेंशन हो सकता है, 2 डायमेंशन हो सकता है, 1 डायमेंशन हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिसको मैंने पीसी से डिनोट किया है। इसके फार्मूलेस क्या क्या होते हैं तीनों डायमेंशन में। यहाँ पे है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, जिसको मैंने सीपी से डिनोट किया है। यहाँ पे हमारा है एवरेज वैल्यू, जिसको मैंने सी से डिनोट किया है। और यहाँ पे है आरएमएस वैल्यू या VRMS है, ठीक ना। तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है 3D में, ये होता है 4πm2π/kT e⁻−mc²/2kT इंटू सी स्क्वायर। ये यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे क्या है, सी का स्क्वायर है, ठीक ना, जो क्या है हमारा एवरेज वेलोसिटी है। तो 3 डायमेंशन में जो हमारा मोस्ट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है क्या होता है, C² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब वैसे ही 2D में जाएंगे तो ये क्या हो जाता है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है C⁻0 होता है। तो आपको एक चीज़ यहाँ याद रखना है, नेट वाले बच्चों के लिए, साथ ही में गेट वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैक्सवेल का जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है, इसमें 3 डायमेंशन में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पीसी होती है, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहाँ मैं लिख देता हूँ पीसी होती है, ये 3 डायमेंशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, C² के। जब हम 2D की बात करेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब वैसे ही हम जब बात करेंगे 1D का, 1 डायमेंशन में, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा C⁻0, C⁻1, C⁻2। तो इसको जो है कि अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ये डायरेक्टली जो है कि क्वेश्चन में कई बार पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होता है सीपी की वैल्यू किस तरीके से डिफरेंट डायमेंशन में चेंज होता है। तो 3 डायमेंशन में क्या होता है √2kT/m। जब यहीं आते हैं हम 2 डायमेंशन में तो ये होता है हमारा √2kT/m। और यहाँ पे क्या होता है 1 डायमेंशन में 0 होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबल जो वैल्यू होता है डिफरेंट डायमेंशंस में मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला के अकॉर्डिंग ये आता है हमारा 3D के लिए √2kT/m, 2D में आता है √kT/m, और क्या होता है 1D में 0 होता है, एकदम याद कर लीजिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो होता है मैक्सवेल का जो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला होता है, इसमें जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू C होता है, ये होता है 3D में √2kT/m। आज जब हम बात करते हैं 2D में तो ये होता है √kT/m, और जब हम बात करते हैं 1D में तो ये हो जाता है 0, ठीक ना। इन 3 सिचुएशंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इन 3 सिचुएशंस को लेकर। तो इस तरीके से हमने जो है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को देख लिया कि जो डिफरेंट डायमेंशन है हमारे, उन डायमेंशंस में जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है, ठीक है, जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज हैं डिफरेंट डायमेंशंस में किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। तो 3D में क्या है √2kT/m है, एकदम याद कर लीजिएगा। 2D में क्या है √kT/m है, और हमारा जो है कि 1D में क्या है 0 है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि 1D में ये 0 होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें जो है कि मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में जो एवरेज वैल्यू होता है C, ये किस तरीके से चेंज होता है। तो 3D में क्या होता है √8kT/m होता है, ठीक ना, πm होता है, इसमें याद रखना है कि आपको पाई की वैल्यू आती है। 2D में क्या होता है √πkT/2m होता है, और हमारा 1D में क्या होता है, ये होता है 2kT/m होता है, ठीक ना। ये 3 फार्मूले हैं आपको एवरेज वैल्यू का, इसको याद करना है कि 3D में होता है √8kT/m, ये होता है 2D में √πkT/2m, और 1 डायमेंशन में होता है √kT/m।
अब आरएमएस वैल्यू की बात कर लेते हैं कि आरएमएस वैल्यू किस तरीके से चेंज होता है। तो वीआरएमएस की वैल्यू चेंज होती है 3 डायमेंशन में बात करते हैं तो ये होता है अंडर रूट 3 KT/m, ठीक ना, अंडर रूट 3 KT/m होता है 3 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन में होता है अंडर रूट 2 KT/m और हमारा 1 डायमेंशन में होता है अंडर रूट KT/m। तो ये जो लास्ट के मैंने फॉर्मूलेस बताया, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो गया, एवरेज वैल्यू हो गया और आरएमएस वैल्यू हो गया, ये क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि एवरेज वैल्यू का फार्मूला सी का होता है अंडर रूट 8 KT/m। हम जब पढ़ाते हैं आप लोग को ना, तो साथ में आके कलम और कॉपी लेके लिखते हुए याद करते हुए चलिए, जिससे कि आपको हर एक चीज़ क्या हो जाए, याद हो जाए। और साथ ही में आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर कर दीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत हो। अंडर रूट पाई KT/2m होता है 2 डायमेंशन में, 1 डायमेंशन में होता है अंडर रूट 2 KT/m। अब हम आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं वीआरएमएस की, तो ये होता है अंडर रूट 3 KT/m, अंडर रूट 2 KT/m और KT/m 1 डायमेंशन में, डिफरेंट डायमेंशंस हो गए। अब यहाँ देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्या है, एक और चीज़ देख लेते हैं कि जब हम जो यहाँ पे जो हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और साथ ही में जो है कि जो सीपी टाउ या सीआरएमएस समथिंग जो भी है, इनके बीच में जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरीके से हमारा क्या आता है, ग्राफ आता है। तो एक ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग गेट वाला जो पेपर देने जाते हैं ना, वो देख लेंगे कि जो सीपी होता है हमारा, ये इस तरीके से पीक होता है T1 M1 पे, और ये टाउ जो होता है दोनों का इंटरसेक्शन होता है, और CRMS क्या होता है हमारा, ये होता है ये वाला पॉइंट। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है कि जो CP होता है ये क्या होता है, सबसे कम होता है, और जो CRMS होता है, मतलब कहने का सेंस क्या है, CRMS मतलब जो RMS वैल्यू होती है, जो ये वाली वैल्यू है, ये सबसे क्या होती है, बड़ी होती है, उससे छोटी क्या होती है, एवरेज वैल्यू होती है, जिसको C बार से डिनोट करते हैं, और उसके बाद से क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है। तो जो 3 वेलोसिटी है हमारे, पहला क्या है, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज, इसके बाद से आरएमएस। तो जो आरएमएस वाला होता है हमारा स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद से हमारा एवरेज होता है, और इसके बाद से क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल होता है। और रेशियो की बात करते हैं तो इनका रेशियो का संबंध क्या होता है, 1:1.18:1.224, ठीक ना। तो आपको एकदम याद कर लेना है, ये जो दोनों पॉइंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ये जो पेपर होने वाले हैं, जो भी चीज़ों का पेपर होने वाला है, जीआईसी, लेक्चरर हो गया पॉलिटेक्निक, या आपका पेपर जो है कि बीपीएससी ऑपरेटर का हो, या बीपीएससी में जो एईएस का है, असिस्टेंट एनवायरनमेंट साइंटिस्ट का हो गया, गेट का हो गया, नेट का हो गया, इन सभी पेपर्स में ना ये चीज़ें कभी कभी डायरेक्टली पूछी जाती हैं। तो जो सीपी होगा सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा सी एवरेज होगा, उससे ज़्यादा बड़ा क्या होगा, सी आरएमएस होगा। इनका रियल रेशियो क्या होगा, 1:1.128:1.224। अब हम थोड़ा सा ना और डेविएशंस की बात कर लेते हैं कि अगर डेल्टा सी, चेंज इन डेल्टा सी निकालना होगा, इसको स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे बोलते हैं। तो ये फार्मूला होता है सी का स्क्वायर माइनस सी का एवरेज का स्क्वायर। ये हमारा देखिए सी स्क्वायर का एवरेज है, ये ब्रैकेट बताता है, और ये सी का एवरेज का स्क्वायर है, और डेल्टा सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, अंदर रूट T/m होता है। ये एक छोटा सा फार्मूला है, इसको भी देख लीजिएगा। अब हमने मैक्सवेल का जो है क्या देखा था, पहले इसके पहले हमने स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला देखा था, मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला देखा था। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं जो मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है, इसमें क्या क्या होता है। तो ये डायमेंशन है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, 1 डायमेंशन में 0 होता है वेलोसिटी की, ध्यान रहे स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं हम, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, जो क्या होता है हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। कोई मॉलिक्यूल है तो इसका जो क्या होगा, हमारा रैंडम मोशन होगा, तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। स्पीड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स का आपस में क्या होता है, कोलिजन्स होता है, तो स्पीड क्या होता है, चेंज होते रहता है।
इस तरीके से। इसीलिए स्पीड वाला भी निकालते हैं और यहाँ पे क्या है वेलोसिटी की भी बात करते हैं। तो वेलोसिटी में क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 0 होता है 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में भी 0 होता है और साथ ही में 3 डायमेंशन में भी क्या होता है 0 ही होता है। एवरेज वेलोसिटी की बात कर लेते हैं हम लोग, तो ये क्या होता है, ये भी 0 होता है। 0 0 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में वेलोसिटी की बात करेंगे, तो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगा साथ ही में जो एवरेज वेलोसिटी होगा, ये तीनों केस में 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में 0 ही होगा। आरएमएस वैल्यू क्या होता है हमारा, ये 0 नहीं होता है। 1 डायमेंशन में √KT/m होता है और साथ ही में 2 डायमेंशन में √2KT/m होता है और 3 डायमेंशन में √3KT/m होता है। कितना इजी है याद करना, ठीक ना। तो फिर से मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो मैक्सवेल का स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की बात है, जब हम बात करते हैं मैक्सवेल के वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्सवेल के वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसमें जो आरएमएस वैल्यू होता है, आरएमएस वैल्यू होता है 1D में ये होता है √KT/m, ठीक ना। ये होता है हमारा √KT/m। जब हम इसी की बात करते हैं 2 डायमेंशन में तो ये हो जाता है √2, देखिए 2 आ गया ना, 2 डायमेंशन में 2KT/m। और जब इसी की बात करते हैं हम 3 डायमेंशन में तो ये हो जाता है हमारा √3KT/m। साथ ही में आप लोग को अगर और कुछ चाहिए, ऐसा कुछ समथिंग जो है कि आपका कंप्लीट ना हुआ हो फिजिक्स में, तो आप हमें जो है कि कमेंट में आके बता सकते हैं, उन चीज़ों को भी कंप्लीट कर देंगे अपने चैनल के माध्यम से, कोई स्पेशल टॉपिक हो। तो इस तरीके से हमने देखा कि मैक्सवेल का जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है 1 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में किस तरीके से चेंज हो जाता है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, जो आरएमएस वैल्यू है VRMS की, ये नॉन जीरो होती है। जितना डायमेंशन होगा उतना KT/m का मल्टीपल होगा। तो ये 1 डायमेंशन है तो 1 है, यहाँ पे 2 डायमेंशन है तो 2 है, 3 डायमेंशन है तो 3 है। अब हम बात कर लेते हैं वान डेर वाल गैस इक्वेशन की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए। आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा PV = nRT वाला इक्वेशन है, इसको बनाते समय कुछ एजम्पशंस लिया गया था। 5 बेसिक एजम्पशंस थे हमारे, उनके बेसिस पे क्या हमने आइडियल गैस इक्वेशन को डिराइव किया था, जो कि सभी गैसेस के लिए सही नहीं होता है। तो जब हम उन एजम्पशंस को, जिसको हमने मान के इसको डिराइव किया था, उनको जो है कि नहीं मानते हैं कि कोलिजन हमारा क्या होता है, एलास्टिक नहीं होता है। साथ ही में ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो भी होता है, ये जो 5 एजम्पशंस उनको मानते हैं। तो हमारा जो इक्वेशन है वो जो है कि वान डेर वाल गैस इक्वेशन बन के आता है। ये जो इक्वेशन हमारा क्या है, PV = nRT आइडियल गैस इक्वेशन है फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। इसका जो है कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो रियल गैस के लिए है, ठीक है, रियल गैस के लिए है हमारा, ये क्या है, P + n² A/v² v - b = nRT, ठीक ना। इसको याद कीजिएगा कि P+ मतलब कि जब हमारा कोई मॉलिक्यूल गैस का जो कंटेनर है उसके वॉल से टकराता है तो एक एडिशनल प्रेशर लगाता है, जिस प्रेशर के टर्म को क्या करते हैं हम P में ऐड कर देते हैं। ये प्रेशर कितना होता है, n² A/v²। और साथ ही में जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, इसमें नेग्लिजिबल माना गया था आइडियल गैस इक्वेशन में, यहाँ नेग्लिजिबल नहीं होता है। तो जो सभी मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम को क्या करते हैं, रियल वॉल्यूम में से माइनस कर देते हैं NB। तो ये हो जाता है V - NB = nRT। यहाँ पे जो B होता है ये क्या होता है, 4nx होता है। इट मीन्स 4 टाइम्स एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, आपको याद कर लेना है, ठीक ना। तो जो करेक्शन हमने किया आइडियल गैस इक्वेशन में, P में क्या किया हमने, A + v² फॉर 1 मोल के लिए, जब n की वैल्यू 1 हो जाती है, और V में क्या किया था हमने, V - b किया था। आपके पेपर में ना सीधे करेक्शन ही पूछ दिया जाता है कि वान डेर वाल गैस इक्वेशन में आइडियल गैस इक्वेशन से क्या करेक्शन किया गया। तो क्या करेक्शन किया गया, प्रेशर में जो है कि जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा था वाल्स पे टकराने के बाद से मॉलिक्यूल्स को, इस टर्म को A/v² को क्या किया गया, ऐड कर दिया गया। और जो वॉल्यूम था सभी मॉलिक्यूल्स का, उसको क्या किया गया, रियल वॉल्यूम में से माइनस कर दिया गया।
होप आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अब जो क्रिटिकल कोफिशिएंट्स हैं इनकी बात कर लेते हैं कि जो क्रिटिकल कोफिशिएंट्स होते हैं जिनको जो है कि वीसी, टीसी और साथ ही में पीसी से डिनोट करते हैं। इनका जो है कि वांडरवाल गैस का जो हमारे कांस्टेंट्स है ए और बी के टर्म में क्या फॉर्मूला होता है। तो क्रिटिकल कोफिशिएंट की जब हम बात करते हैं तो वीसी का फॉर्मूला क्या होता है, 3v होता है। वीसी का फॉर्मूला 3v। टीसी का फार्मूला होता है जो क्रिटिकल टेम्परेचर है हमारा, ये है 8a/27 RB। आप लोग जो ना इसमें ये नहीं होइएगा, जो हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम है, क्रिटिकल हमारा क्या है टेम्परेचर है और साथ ही में जो क्रिटिकल प्रेशर है, इनको आगे हमने इस चीज़ को डिफाइन भी किया है। तो जो क्रिटिकल वॉल्यूम है हमारा ये क्या होता है, 3v होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, 8a/27 RB होता है। और क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, A/27 B²। तो फिर से मैं थोड़ा इनको रिपीट कर देता हूँ कि जो क्रिटिकल वॉल्यूम होता है 3B के बराबर होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर 8a/27 RB होता है और क्रिटिकल प्रेशर होता है A/27 B²। इन तीनों फार्मूला को रट लीजिएगा। पेपर में बीपीएससी टीआरई का पेपर हो या समथिंग जो भी पेपर हो, इनमें जो है कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं और इतनी बेहतरीन तरीके से आपको पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। आप नोट्स पे ना जाइएगा कि हैंड रिटन नोट्स है, ये है, देखने मज़ा नहीं आ रहा है, मज़े के लिए पढ़ोगे तो फिर बाबू कुछ नहीं हो पाएगा। आपको बस समझना है और हम बता रहे हैं कि हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, ठीक ना। हम आपका जो है कि बेसिक सा छोटा सा रिवीजन करवा रहे हैं कि हम मानते हैं कि आपने फिजिक्स ऑलरेडी पढ़ रखा है, वीसी क्या होता है आपको पता है, बी क्या होता है पता है, लेकिन आपके पास क्या है कंसोलिडेटेड नोट्स नहीं है। क्योंकि फिजिक्स में क्या होते हैं 6, 7, 8 बुक्स होती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट की। तो हमने एक कंसोलिडेटेड नोट्स बनाया है जिसके थ्रू आपका क्या हो जाएगा, इजीली रिवीजन हो जाएगा किसी भी पेपर का जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वांडरवाल कांस्टेंट्स। जो हमारा वांडरवाल कांस्टेंट्स होते हैं ए एंड बी, इनको जो है कि पीसी, टीसी और वीसी के टर्म में देख लेते हैं। तो ए क्या होता है हमारा 27R² TC/64 PC। ये हमारा जो वांडरवाल गैस कांस्टेंट ए है ये। टीसी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर के टर्म में हो गया। बी जो होता है RTC/8 PC, ये होता है RTC/8 PC। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ द वांडरवाल कांस्टेंट्स in term of critical temperature and the critical pressure is A is equal to 27R² TC² divided by 64 PC and B is equal to RTC divided by 8 PC। यहाँ मैंने एक नोट डाला है, मैं इसको पढ़ देता हूँ कि क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या होता है हमारा। जो क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं वाटर का, तो ये होता है 374 डिग्री सेंटीग्रेड। एक वैल्यू है, देख सकते हैं इसको। एंड द लेटेंट हीट ऑफ वाटर इज 0 एट 380 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड द वेपर आर इक्वल एट 380 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब दो वैल्यू आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। 374 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 380 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें जो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ वाटर होता है ये होता है 370 डिग्री सेंटीग्रेड और लेटेंट हीट ऑफ जो वाटर होता है 0 होता है 380 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इसी में डेंसिटी ऑफ वाटर एंड द वेपर आर इक्वल एट 380 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट हमारा जो बहुत ज़्यादा जो है कि एक इक्वेशन है जिसको बोलते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इक्वेशन डायरेक्टली पूछा जाता है, इसके बारे में देख लीजिए कि क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है। ये होता है dP/dt। किस तरीके से अगर हमारा टेम्परेचर चेंज होता है तो इसके रिस्पेक्ट में हमारा प्रेशर किस तरीके से चेंज होता है, इसको जो है कि क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के द्वारा बताया गया। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो इसके रिस्पेक्ट में किस तरीके से किसी गैस का, किसी लिक्विड का, समथिंग किसी भी चीज़ का प्रेशर कैसे चेंज होता है, ये जो है कि क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन के द्वारा बताया गया। ये फार्मूला होता है dP/dt इज इक्वल्स टू LT V2 - V1। कितना वॉल्यूम में चेंज आता है उसको जो है कि पर्टिकुलर हमारा क्या होता है फेस भी चेंज होता है और यहाँ पे T से डिवाइड कर देते हैं। तो फिर से मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ समझाने के लिए क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन को। कि क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या होता है, dP/dt
डेट मीन्स कि जब हम किसी चीज़ का अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, ठीक है, इसको जो है कि हम अगर चेंज करते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो हमारा प्रेशर वाला टर्म है ये किस तरह से चेंज होता है। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, किस तरह से चेंज होता है, किसके रिस्पेक्ट में, जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर को चेंज करते हैं। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा एल, जो कि हमारा लेटेंट हीट है, डिवाइडेड बाय टी, उसके बाद से क्या होता है चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1। ये इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस इक्वेशन को जो है कि याद कर लीजिएगा। अब इसमें देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं इसके रिजल्ट्स के बारे में। देखिए क्या होता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड। जब हमारा जो है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड्स, लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट पे। तो अगर हमारा जो क्या होगा लिक्विड स्टेट में कोई हमारा इनिशियल हमारा सिस्टम या सब्सटेंस है वो किस में चेंज हो जाता है गैस में। तो आपको जाहिर सी बात है पता होगा कि जब लिक्विड स्टेट में कुछ चीज़ होता है गैस में चेंज होता है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है V1 से V2 हो जाता है। तो गैस का जो वॉल्यूम क्या होगा ज़्यादा होगा विथ कंपेयर टू लिक्विड। तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव हो जाएगा। V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। हम लोग क्लासेस क्लेपेरॉन इक्वेशन के बारे में बात कर रहे थे। वन सेकेंड, ठीक ना। तो इसमें हमने देखा था कि क्या इफेक्ट होगा, ये हमारा इक्वेशन था हमारा dP अपॉन dt इज इक्वल टू L T V2 माइनस V1। इसमें अगर हमारा होता क्या है कि लिक्विड स्टेट में पहले हम यहाँ से देख लेते हैं चीज़ों को कि ये क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन हो गया हमारा। इसमें जो है कि सपोज कीजिए स्टार्ट में हमारा सिस्टम या सब्सटेंस जो है क्या है हमारा लिक्विड स्टेट में है। लिक्विड स्टेट में यहाँ से क्या होता है कि फेज चेंज होता है, फेज चेंज होके क्या हो जाता है हमारा गैस स्टेट में आ जाता है। इस केस में अगर हमारा वॉल्यूम V1 होगा और यहाँ पे क्या होगा वॉल्यूम V2 होगा, क्या हो रहा है फेज चेंज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि लिक्विड स्टेट में क्या होगा हमारा कि लिक्विड स्टेट से हम चीज़ को क्या करेंगे समथिंग किसी टेम्परेचर T पे गर्म करेंगे। गर्म करेंगे तो ये हमारा एक कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे क्या होगा हमारा ये लिक्विड स्टेट से किसमें गैस मतलब कि वेपर स्टेट में चला जाएगा। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहाँ पे क्या होगा ये उबलना मतलब कि बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। इस केस में जो हमारा वॉल्यूम V1 है ये V1 ये क्या होगा लेस देन V2 होगा। डेट मीन्स कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि V2 माइनस V1 क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। तो अगर हमारा V2 माइनस V1 का जो डिफरेंस है पॉजिटिव हो जाता है तो इस केस में जो क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन है ये किस तरीके से होगा देखिए V2 माइनस V1 जब पॉजिटिव हो जाएगा तो dP अपॉन dt क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पॉजिटिव। डेट मीन्स कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा प्रेशर हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये जो इक्वेशन हमने यहाँ लिखा है dP अपॉन dt कि किस तरीके से हमारा टेम्परेचर के साथ प्रेशर चेंज होता है ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि dP और dP की जगह पर हम dt लिख लेते हैं कि dt विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dP। डेट मीन्स कि जैसे जैसे हमारा जो है कि टेम्परेचर बढ़ेगा उस तरीके से क्या होगा हमारा ये प्रेशर भी बढ़ेगा। और यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा जो बॉइलिंग पॉइंट तरीके से बोल सकते हैं जिसको हम टेम्परेचर बोलते हैं क्या होगा प्रेशर के साथ क्या होगा बढ़ता हुआ चला जाएगा। डायरेक्ट संबंध है इसमें। इज दैट लिक्विड विल बी बॉयल एट अ लोअर टेम्परेचर अंडर द रिड्यूस्ड प्रेशर। अगर हम प्रेशर को कम कर देते हैं यहाँ पे देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का संबंध अगर प्रेशर को हम लोग कम कर देते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रिड्यूस्ड प्रेशर बोलते हैं। तो इस कंडीशन में हम उसी लिक्विड को कम जो है कि टेम्परेचर पे जो है कि उसको बॉयल कर सकते हैं। डेट मीन्स कि उसका जो बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड्स का हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है इस पे जो है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जब सॉलिड मेल्ट होता है तो किस स्टेट में हो जाता है वो लिक्विड स्टेट में हो जाएगा।
तो V2 माइनस V1 ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा अगर होता है तो। ठीक है, इसमें दो कंडीशन पॉसिबल है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स पे। तो सपोज कीजिए अगर सॉलिड हमारा मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है, अगर हमारा जो फाइनल वॉल्यूम V2 है और इनिशियल वॉल्यूम V1 है, इसका डिफरेंस अगर हमारा पॉजिटिव आता है, तो इस कंडीशन में हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, हमारा प्रेशर होगा। डेट मीन्स कि प्रेशर को रिड्यूस्ड करके जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है, इसको भी क्या कर सकते हैं हम लोग, रिड्यूस्ड कर सकते हैं। सिमिलर वे इसके तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है, हमारा वैक्स हो गया और साथ ही में सल्फर हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिनमें क्या होता है कि हमारा जो फाइनल वॉल्यूम होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है इनिशियल वॉल्यूम से। अगर हमारा दूसरा सिचुएशन है कि V2 माइनस V1 क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, इस केस में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई प्रेशर, मतलब इन्वर्सली हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ये होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। एग्जाम्पल के तौर पे क्या हो गया, आइस हो गया, गैलियम हो गया और बिस्मथ हो गया। ये जो भी एग्जाम्पल्स है ना, आप इन चीज़ों को याद कर लीजिएगा। तो ये जो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, जो भी आप पेपर देने जाते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे होता है, नेट का पेपर हो, गेट का पेपर हो, जो भी हो। तो इन सभी चीज़ों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा जो डिफ्यूजन इक्वेशन है, कभी कभी सीधे ना पेपर में पूछ देता है। तो ये जो डिफ्यूजन इक्वेशन है हमारा, ये क्या होता है, डेल 2p, ठीक है, डेल स्क्वायर p माइनस 1/d डेल रो अपॉन, सॉरी डेल रो है, डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0। रो क्या हमारा, फ्लो पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय मास इनटू वॉल्यूम, इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन इक्वेशन। तो कभी कभी डिफ्यूजन इक्वेशन जो सीधे पूछ जाता है पेपर में, तो याद रखिएगा कि डेल स्क्वायर रो माइनस 1/d डेल रो अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 0, ये होता है हमारा डिफ्यूजन इक्वेशन। ठीक है, डिफ्यूजन इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है। अब थोड़ा सा और कुछ चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ से, कि फर्स्ट लॉ के कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं जब हमारा टी एंड वी आर क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, ठीक ना। तो इस केस में जो हमारा इंटरनल एनर्जी यू होता है, ये क्या होता है, फंक्शन होता है ओनली टी एंड वी का। टी टेम्परेचर है, वी वॉल्यूम है, और साथ ही में मैंने बताया था कि ये क्या होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। तो इसको लिख सकते हैं डी यू को लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल टी एट ए कॉन्स्टेंट वी डी टी एंड डेल यू अपॉन डेल वी एट ए कॉन्स्टेंट टी डी वी, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक ना। इसी को थोड़ा सा हम जो है कि जो हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन का, हमने यहाँ पे इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म लिख लिया। अब डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू या डी यू प्लस पी डी वी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यहाँ से लिख सकते हैं डी क्यू को लिख सकते हैं डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वी डी टी प्लस पी, ये देखिए दो हमारा फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसके बाद से सेकंड का ऐसे लिख लेते हैं। तो p हो गया, dv के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट t, और ये हो गया dv, दोनों में से dv कॉमन हो जाएगा। अब देखिए इसी को थोड़ा सा और रिड्यूस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट v, इसको बोलते हैं cv। ऑलरेडी मैंने जब स्पेसिफिक हीट पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट v को cv लिख सकते हैं dt प्लस p डेल यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट t dv, ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है cv इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट v। अब इसी को लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा ये cp इज इक्वल टू cv, ठीक ना, ये हमने यहाँ से लिख लिया cp इज इक्वल टू cv प्लस p डेल यू अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t, और ये हो जाएगा डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p। हमने थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को यहाँ पे मॉडिफाई किया, देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला है ना dq, तो दोनों में से dt को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या डेल v अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p पे, तो ये हो जाएगा डेल q अपॉन डेल t एट कांस्टेंट p।
ये क्या होता है, Cv के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा Cp इज इक्वल टू Cv प्लस P डेल U अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट T, डेल V अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट P। अब यहाँ से इस चीज़ को लिख सकते हैं हम लोग कि डेल T अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट S। तो ये क्या हो जाएगा, Cv माइनस Cp, और ये हो जाएगा बीटा Vcv, क्योंकि जो हमारा डेल V अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट P और 1/v से डिवाइड कर दे इसको, तो ये हो जाता है हमारा बीटा, जो कि हमारा कॉम्प्रेसिबिलिटी वाला था, ऊपर मैंने बताया था। यहाँ पे यहाँ देखिए बीटा को मैंने यहाँ नोट किया था, ये रहा बीटा, ठीक ना, ये रहा, ठीक ना, ये वाला। तो इसको हमने यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, एक हमारा इक्वेशन आ गया Cp और Cv के बीच में, ठीक ना, ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसको हमने आसानी से फाइंड आउट कर दिया। ये जो इक्वेशन होता है ना, ये डायरेक्टली पूछा जाता है आपके पेपर में कभी कभी। दूसरा क्या है, व्हेन T एंड P आर इंडिपेंडेंट, तो इस केस में क्या होगा, हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा डेल T अपॉन डेल P एट कॉन्स्टेंट S के Cp माइनस Cv अपॉन बीटा Cp। इस इक्वेशन को भी सीधे आप याद कर लीजिएगा। मैंने इसका डेरिवेशन नहीं करवाया है कि ऑलरेडी आप इसको डिराइव कर चुके होंगे अपने पेपर में। व्हेन P एंड V आर इंडिपेंडेंट, तो ये हो जाएगा डेल P अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट एट माइनस Cp के V Cv। ये हमारा ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। अब Cp माइनस Cv का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, T बीटा स्क्वायर V अपॉन K। इस इक्वेशन को भी देख लीजिएगा। फॉर आइडियल गैस के लिए क्या होता है, डेल U अपॉन डेल V एट कॉन्स्टेंट T 0 होता है, तो हमारा U किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, U इज इक्वल टू T0 टू T Cv dt, या Cp माइनस Cv ये हो जाएगा R1 माइनस 2a V माइनस B का स्क्वायर V 3RT फॉर वांडरवाल गैस, ठीक ना, वांडरवाल गैस के लिए ये हो जाएगा हमारा। बट फॉर ए वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ a Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये जो हमारा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R फार्मूला होता है आइडियल गैस के लिए, तो रियल गैस के लिए वाया वांडरवाल गैस के लिए किस तरीके से चेंज हो जाता है, ये हो जाता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R1 माइनस 2a V माइनस B का स्क्वायर V 3RT, ठीक ना, ये हमारा हो जाता है वांडरवाल गैस के लिए। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। जब हमारा a का वैल्यू बहुत छोटा होता है, तो इसी केस में यह इक्वेशन हमारा कैसे रिड्यूस हो जाएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R1 प्लस 2a V माइनस B का स्क्वायर V 3RT। अब थोड़ा और चीज़ों को देख लेते हैं। ये देखिए हमारा क्या है, एडियाबेटिक इक्वेशन फॉर वांडरवाल गैस। ये जो वांडरवाल गैस होता है हमारा, इसके लिए जो है कि एडियाबेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो T V माइनस V R Cv इज इक्वल टू C। आइडियल गैस के केस में हमारा डिफरेंट होता है, लेकिन वांडरवाल गैस जब आता है तो यहाँ पे क्या होता है, इक्वेशन थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। ये हो जाता है T V माइनस B पावर R बाई Cv इज इक्वल टू C। अब कुछ TDS इक्वेशन देख लेते हैं जो कि हमारे पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो TDS इक्वेशन में देख लेते हैं इन टर्म ऑफ T एंड P के टर्म में देख लेते हैं। जब S हमारा क्या होता है, फंक्शन ऑफ T एंड P, और इसी के साथ साथ क्या हम मैक्सवेल इक्वेशन को भी देख लेते हैं। तो TDS इज इक्वल टू क्या होगा, Cp dt माइनस बीटा V T dV। इक्वेशन होल्ड्स फॉर रियल गैस ऑल्सो। बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1/T फॉर आइडियल गैस। तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cp dt बाई T माइनस R/P dP, ठीक ना, ये इक्वेशन हो जाएगा ds का। अब यहाँ से देख लेते हैं और चीज़ों को। TDS इक्वेशन क्या होता है, इन टर्म ऑफ T एंड V के टर्म में देख लेते हैं। जब S हमारा फंक्शन होता है क्या, T और V का, तो TDS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Cv dt प्लस बीटा T बाई K dV फॉर एनी गैस। फॉर आइडियल गैस बीटा इज इक्वल टू 1/T एंड K इज इक्वल टू 1/P। तो ये हो जाएगा ds इज इक्वल टू Cv डिवाइडेड बाई T dt प्लस R/V dV ओनली फॉर आइडियल गैस के सिचुएशन में ये हो जाएगा। अब TDS इक्वेशन देख लेते हैं इन टर्म ऑफ P एंड V के। तो ये हो जाएगा TDS इज इक्वल टू K Cv बटा बीटा dP Cp बीटा V dV। अब कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। ये हो गया थर्मोडायनेमिक रिलेशन बिटवीन हीट कैपेसिटीज। जो हमारा हीट कैपेसिटीज होते हैं ना, इनके बीच में जो थर्मोडायनेमिक रिलेशंस होते हैं, क्या क्या होते हैं, Cp इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, Cb प्लस T बीटा स्क्वायर V बाई K। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले TDS इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट हैं,
लेकिन इसके साथ साथ जो है कि ये वाले इक्वेशन भी क्या आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, CV ग्रेटर देन CV होता है एंड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, CP इज इक्वल टू CV डेल V अपॉन डेल T एट कांस्टेंट P। ठीक ना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर्मूला इस तरीके से रिड्यूस हो जाता है। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि थर्मोडायनेमिक रिलेशन बिटवीन द हीट कैपेसिटीज इंपॉर्टेंट है। इसमें CP CV के बीच में क्या रिलेशन होता है, CP इज इक्वल टू CV प्लस T बीटा स्क्वायर V बाई K। Here CP is greater than CV and at 4 degrees centigrade the formula will be reduced in the form CP is equal to CB del V upon del T at a constant P। जैसे जैसे हमारा T जो है कि क्या करेगा, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, जो कि हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, CP और CV की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी। CP टेंस टू CV, तो CP हमारा है क्या, CV की तरफ क्या करेगा, अप्रोच करेगा। दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, KS माइनस KT इज इक्वल्स टू माइनस बीटा स्क्वायर VT बटा CP। ये क्या है कि डिफरेंस बिटवीन द एडियाबेटिक, डिफरेंस बिटवीन द क्या है हमारा, एडियाबेटिक एंड द आइसोथर्मल कंप्रेसिबिलिटीज। जो हमारा दो कंप्रेसिबिलिटीज है, पहला क्या है एडियाबेटिक है और साथ ही में क्या है दूसरा आइसोथर्मल है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है किसके बराबर होता है, माइनस बीटा स्क्वायर VT अपॉन CP के। दूसरा देख लेते हैं जो आइसेंट्रोपिक और आइसोकोरिक होता है, इनका जो दोनों का रेशियो होता है ये होता है गामा अपन गामा माइनस 1। ये तीसरा फार्मूला है। ये छोटे छोटे फार्मूले है ना, इसको मैंने अपने नोट से यहाँ पर नोट किया है क्योंकि ये कभी कभी पेपर में पूछे जाते हैं। तो KS माइनस KT क्या हो गया, माइनस बीटा स्क्वायर VT बटा CP। म्यू एस अपन म्यू भी क्या हो गया, गामा डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। एंड नेक्स्ट वन क्या है हमारा, वेरिएशन ऑफ CP एंड CV, वेरिएशन ऑफ CP एंड द CV विथ TP एंड V, किससे, TPN और V के साथ किस तरीके से वेरिएशन होता है। तो डेल CV अपॉन डेल V एट कांस्टेंट T क्या होगा, T के बराबर होगा। डेल 2P अपॉन डेल T स्क्वायर एट V पे क्या होगा हमारा जो है कि 0 के बराबर होगा। फॉर रियल एज वेल एज आइडियल गैस, दोनों के सिचुएशन में क्या होता है हमारा, ये यही होल्ड करता है। अब देख लेते हैं फॉर ऑल आइडियल एंड रियल गैस क्या होता है, डेल CV अपॉन डेल P एट कांस्टेंट T क्या होता है, 0 होता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा कि एंट्रोपी ऑफ ए वंडर वाल गैस गिवन CV इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होता है, टेम्परेचर होता है। जो वंडर वाल गैस का हमारा जो एंट्रोपी होता है ये होता है S इज इक्वल टू CV log T अपॉन T0 प्लस R log V माइनस B V0 माइनस B प्लस S। इस फॉर्मूले को एक बार आप 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएगा। और मे भी हो सकता है कि पेपर में ये फॉर्मूला कभी कभी डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, जो हायर पेपर्स होते हैं, छोटे पेपर में नहीं पूछेगा कि एंट्रोपी का फॉर्मूला वंडर वाल गैस के लिए क्या होता है। तो ये होता है CV log T अपॉन T0 प्लस R log V माइनस B V0 माइनस B प्लस S0। अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं हम लोग जूल कोफिशिएंट फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एनी गैस। जूल थॉमसन इफेक्ट जो है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, पेपर में बार बार रिपीट होता है। तो जो जूल कोफिशिएंट होता है इसको डिफाइन करते हैं हम लोग म्यू जे से। किससे डिफाइन करते हैं, म्यू जे से। यहाँ पे ये होता है डेल T अपॉन डेल V एट ए कांस्टेंट U। U क्या होता है हमारा, U इज ए स्टेट फंक्शन। क्या होता है हमारा, एक स्टेट फंक्शन होता है। और म्यू जे को लिख सकते हैं, ये होता है डेल T अपॉन डेल V एट U इज इक्वल टू -1 बाई CV T डेल P अपॉन डेल T एट कांस्टेंट V माइनस V। ये हमारा क्या होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट का पहला डेफिनेशन हो गया कि किसी पर्टिकुलर स्टेट फंक्शन को अगर हम कांस्टेंट करते हैं तो वॉल्यूम के चेंज करने पे, वॉल्यूम को चेंज करने पे किस तरीके से हमारा क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। ठीक ना, जूल थॉमसन कोफिशिएंट में क्या देखते हैं कि दो चैम्बर होते हैं, इनमें क्या होता है वॉल्यूम डिफरेंट होता है।
तो अगर जो है कि हमारा वॉल्यूम डिफरेंट हो, ठीक है, और उसमें से गैस पास होता है किसी पर्टिकुलर जो है कि पोरस प्लग के थ्रू, तो इस कंडीशन में किस तरीके से हमारा टेम्परेचर चेंज होता है, ठीक ना। इसी चीज को हम क्या करते हैं, जूल कोफिशिएंट कहते हैं या जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में इस चीज को देखते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो फिर से मैं थोड़ा यहाँ रिपीट कर देता हूँ कि जूल कोफिशिएंट फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एनी गैस डिफाइन करते हैं म्यू जे इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल वी एट ए कांस्टेंट यू, यू इज ए स्टेट फंक्शन, एंड म्यू जे इज इक्वल्स टू डेल टी अपॉन डेल वी एट ए कांस्टेंट यू इज इक्वल्स टू -1/cv ब्रैकेट में टी डेल पी अपॉन डेल टी एट ए कांस्टेंट v माइनस पी। इन दोनों चीजों को याद रखना है, इसको और साथ ही में इसको। अब देखिए, अब देख लेते हैं हम लोग इस यहाँ से कि इंटरनल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टी एन वी। ये जो इंटरनल एनर्जी होता है हमारा किस तरीके से चेंज होता है, ठीक ना, टी एन वी के साथ। तो ये होता है डेल यू अपॉन डेल वी एट ए कॉन्स्टेंट टी इज इक्वल्स टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट ए कॉन्स्टेंट वी माइनस पी। अब यहाँ देखिए कि ये जो हमारा है, ये हमने यहाँ पे लिखा है कि इंटरनल एनर्जी किस तरीके से चेंज होता है, टेम्परेचर और साथ ही में क्या, वॉल्यूम के साथ। तो हमने लिखा है कि v के साथ, ठीक ना, और हमने टेम्परेचर को क्या किया है, कांस्टेंट किया है। तो u पे क्या इफेक्ट होता है इसका, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, t डेल पी अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट v माइनस पी। यहाँ से क्या होता है हमारा कि पहला क्या हो जाता है, डेल u अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t क्या होता है, 0 होता है फॉर ऑल आइडियल गैस के लिए। लेकिन डेल u अपॉन डेल v एट कांस्टेंट t a अपॉन वी स्क्वायर होता है वांडरवाल गैस के लिए। आपको इसको याद कर लेना है, ठीक ना। ये हमने थोड़ा सा इस चीज को देखिए यहाँ पे किस तरीके से इसको लाए हैं हम, ये कैसे लाए हैं, डी यू को लिख सकते हैं टी डी एस, डी क्यू होता है यहाँ पे माइनस पी डी वी। उसके बाद से हमने क्या किया, यहाँ पे थर्ड जो है कि मैक्सवेल का जो इक्वेशन है उसको यहाँ पे क्या किया, हमने इंट्रोड्यूस किया है कि डेल यू अपॉन डेल वी, यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे है ना ये टी डी एस वाला, ये वाला पार्ट। तो जो डी एस वाला पार्ट है यहाँ से हमने क्या किया है, इसी इक्वेशन को यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया हमने। अब यहाँ से क्या ले लेते हैं हम, v को कॉमन ले लेते हैं, तो डी वी वाला नीचे चला जाएगा एट कांस्टेंट t पे, ठीक ना, और ये आ जाएगा डेल एस अपॉन डेल वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वी, और यहाँ पे ओनली p बच जाएगा। किस पे हमने चेंज किया है, कांस्टेंट जो है कि टेम्परेचर पे। लेकिन इस वाले इक्वेशन को जहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर आएगा, ठीक ना, उसको जो है कि हम चेंज कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, चेंज कर सकते हैं किससे, थर्ड इक्वेशन से। तो ये हमारा इक्वेशन जो है कि इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ टेंशन की बात नहीं है। तो फिर से मैं थोड़ा समझा देता हूँ इस चीज़ को कि इंटरनल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टी एंड वी, ये होता है डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी इज इक्वल टू टी डेल पी अपॉन डेल टी एट वी कांस्टेंट वी माइनस पी। इसमें डेल यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टी 0 होता है फॉर ऑल आइडियल गैस, और साथ ही में वंडरवाल गैस के लिए क्या होता है, जिसको रियल गैस भी बोलते हैं, ए अपॉन वी स्क्वायर। अब हमने जो है कि जूल कोफिशिएंट को ऊपर बताया था आपको, ठीक ना। अब यहाँ पे जूल केल्विन इफेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें होता क्या है, जूल केल्विन इफेक्ट, पहले इसको यहाँ से समझ लेते हैं कि क्या होता है। व्हेन गैस इज अलाउड टू एस्केप एडियाबेटिकली, पहला जो हमारा आया है फिजिक्स का टर्म क्या है, एडियाबेटिकली, थ्रू ए पोरस प्लग, क्या है हमारा, पोरस प्लग, फ्रॉम द रीजन ऑफ ए कांस्टेंट हाई प्रेशर, क्या है हमारा, कांस्टेंट हाई प्रेशर, टू द रीजन एट कांस्टेंट लो प्रेशर। क्या है, पहला हाई प्रेशर है कांस्टेंट, दूसरा क्या है, लो प्रेशर है कांस्टेंट। इट अंडरगोस ए चेंज ऑफ टेम्परेचर, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। तो फिर से मैं इस चीज को पढ़ता हूँ कि जूल केल्विन इफेक्ट है, जूल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है कि जब गैस को हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, क्या, एडियाबेटिकली, मतलब कि किसी प्रकार से क्या होता है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता है सराउंडिंग से, एनवायरनमेंट से, डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या है, 0 है। क्या होता है, पोरस प्लग होता है, पतला सा हमारा क्या होता है, एक
प्लग होता है जिसको कनेक्ट कर देते हैं पोरस प्लग के थ्रू। इसमें से स्लोली गैस मूव करता है एक चेंबर से दूसरे चेंबर के अंदर में। पहले में अगर हमारा कांस्टेंट प्रेशर जो है कि P1 है जो कि हायर है विद कंपेयर टू P2, तो इस केस में क्या होता है, गैस अंडरगोस ए चेंज इन टेम्परेचर। इसी को क्या बोलते हैं, जूल थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा आगे देख लेते हैं क्या है। एंड द चेंज इन टेम्परेचर, जो चेंज इन टेम्परेचर आता है डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस एंड द इनिशियल टेम्परेचर। जो इनिशियल टेम्परेचर क्या है और साथ ही में गैस का नेचर क्या है, इन दोनों चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है कि टेम्परेचर में कितना क्या आएगा, हमारा चेंज आएगा। मेन कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमारा एक एडियाबेटिक सिलेंडर होता है इन टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में। प्रोसेस टेक प्लेस क्या होता है, क्वासी स्टेटिकली होता है प्रोसेस, मतलब बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। और इसमें क्या होता है, एंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है स्टार्ट में और ये में। इसको मैं थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ जूल केल्विन इफेक्ट को। देखिए जूल केल्विन इफेक्ट में क्या होता है कि एक सिलेंडर इस तरीके से होगा, ठीक है। इसमें पतला सा एक हमारा इस तरीके से पाइप कनेक्टेड होता है दोनों सिलेंडर्स के बीच में, ऐसे, ठीक ना। ये जो सिलेंडर क्या है हमारा, एडियाबेटिक है। क्या है, एडियाबेटिक है। डेट मीन्स कि जो डेल्टा क्यू का वैल्यू क्या है आपका, 0 है। यहाँ पे हमारा एक कनेक्टेड होता है प्लग, इसमें कांस्टेंट प्रेशर P1 होता है, इसमें कांस्टेंट प्रेशर P2 होता है। P1 क्या होता है हमारा, ग्रेटर देन P2 होता है। अब यहाँ से जब हम गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इसको अलाउ करते हैं कि तुम इस पोरस प्लग के थ्रू एंट्री करके यहाँ चले जाओ, तो इस कंडीशन में होता क्या है, देखिए साथ ही में क्या होता है, एंथैल्पी की वैल्यू जो H1 और H2 की वैल्यू है क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो गैस जो इस तरीके से जो यहाँ एक्सपेंडेड है यहाँ से एंट्री करेगी तो यहाँ पे कुछ वर्क होता है उसके इंटरनल एनर्जी के थ्रू, फिर यहाँ जाके क्या होती है, एक्सपेंशन होता है। तो जो टेम्परेचर यहाँ पे T1 होता है और यहाँ T2 होता है, ये क्या हो जाता है, दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। T1 इज नॉट इक्वल टू T2, ठीक ना। ये तो ये जो टेम्परेचर में डिफरेंस आता है इसी को बोलते हैं जूल केल्विन इफेक्ट। अब इसको यहाँ देख लेते हैं देखिए ऑलरेडी मैंने जूल कोफिशिएंट को डिफाइन किया था, जूल थॉमसन कोफिशिएंट को। ये होता है del T अपॉन del P एट कांस्टेंट H, ठीक ना। इसको बोलते हैं जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू JT। ऊपर मैंने जो बताया था वो था हमारा क्या था, हमारा जूल कोफिशिएंट था। तो जूल कोफिशिएंट डिफरेंस होता है और साथ ही में जूल थॉमसन कोफिशिएंट डिफरेंट होता है। तो ये होता है del T अपॉन del P एट कांस्टेंट H, एंथैल्पी कांस्टेंट है। इसको डिफाइन करते हैं इज इक्वल टू -1/Cp V माइनस टी del V अपॉन del T एट कांस्टेंट P। इसमें जो ये वाला टर्म है और साथ ही में जो ये टर्म है दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के लिए। म्यू JT को हम और भी लिख सकते हैं T² अपन CP del T का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है किसका, V/T एट कांस्टेंट P का, ठीक ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फिर से मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूल थॉमसन जो कोफिशिएंट है इसका जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। इसमें देखिए जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू JT है ये डिफाइन होता है del T अपॉन del P एट कांस्टेंट H, एंथैल्पी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, इज इक्वल टू -1/Cp V माइनस कैपिटल T, डेट मीन्स की टेम्परेचर del V डिवाइडेड बाय del T एट कांस्टेंट P। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं लेकिन आपको इन दोनों फॉर्म को याद रखना है। अब इसमें जो म्यू JT जूल थॉमसन कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है आइडियल गैस के लिए क्या होती है, 0 होती है। एकदम याद कर लेना है कि जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू आइडियल गैस के लिए 0 होता है। It means ideal gas does not undergo any change in temperature during the adiabatic throttling process। जो एक्सपेंशन हो रहा है हमारा एडियाबेटिक, जो हमारा एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में गैस जा रहा है, अगर वो गैस हमारा आइडियल गैस है तो उसमें किसी प्रकार का कोई क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, क्योंकि जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस केस में हमारा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी स्टार्ट में और
लास्ट में क्या होगा, दोनों पार्ट में सेम होगा, क्योंकि कुछ वर्क ही परफॉर्म नहीं हुआ तो कोई किसी प्रकार से कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं जूल केल्विन कोफिशिएंट फॉर रियल गैस। रियल गैस के केस में क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू 1/Cp 2a अपॉन RT माइनस बी। ठीक ना, इसमें जो कुछ कंडीशंस हैं, इसमें क्या है, कुछ कंडीशंस हैं कि किस किस तरीके से हमारा जो है कि कब क्या होगा, तो कौन सा क्या हमारा कूलिंग इफेक्ट आएगा कि हीटिंग इफेक्ट आएगा। तो जूल केल्विन कोफिशिएंट को हमने रियल गैस के लिए डिफाइन किया है कि म्यू इज इक्वल टू 1/Cp 2a अपॉन RT माइनस बी। अब यहाँ पे जो म्यू है हमारा, ये क्या है, इसको मैंने डिफाइन किया था डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट एच। इसमें जो डेल्टा पी होता है क्या होता है, निगेटिव ड्यूरिंग द होल थ्रोटलिंग प्रोसेस। एकदम ध्यान दीजिएगा कि जो P1 हमारा प्रेशर होता है क्या होता है, ज़्यादा होता है P2 से, तो P2 माइनस P1 करेंगे तो ये क्या होगा, पूरे प्रोसेस में निगेटिव ही तो होगा, निगेटिव होगा। तो ये वाला टर्म क्या होता है हमारा, निगेटिव होता है डेल्टा P पूरे प्रोसेस में। एंड डेल्टा T विल डिपेंड ऑन द साइन ऑन म्यू। म्यू का क्या साइन होगा उसी पे डिपेंड करता है कि टेम्परेचर हमारा इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। तो जो पहला कंडीशन हमारा आता है कि जो फार्मूला हमारा बन के आया इसमें 2a अपॉन RT माइनस बी। अब सपोज करते हैं कि 2a अपॉन RT लेस देन b है, तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, t क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा हमारा 2a अपॉन br। इट मीन्स कि म्यू इज क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा, हैंस dt इज पॉजिटिव। इस चीज को समझते हैं कि 2a अपॉन RT लेस देन b होगा, तो जब 2a अपॉन RT हमारा जो है कि लेस देन b हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला टर्म, जो ये वाला टर्म पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से देखिए ये वाला जो टर्म है हमारा क्या है, निगेटिव हो जाएगा। ऑलरेडी हमारा यहाँ पे क्या है, ये निगेटिव है ही, तो इस निगेटिव से इस निगेटिव में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये म्यू की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। जब म्यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब क्या है कि हमको वहाँ पे क्या दिखेगा, हीटिंग इफेक्ट दिखेगा। मैं इस चीज को यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा समझने के लिए, 1/Cp 2a अपॉन RT माइनस बी। हमने जो है डिफाइन किया है म्यू को, हमने म्यू को और भी डिफाइन किया है। म्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा, डेल टी अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट h इज इक्वल टू 1/Cp 2a अपॉन RT माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे किस तरीके से हीटिंग या कूलिंग इफेक्ट आ रहा है। हमने बताया कि पूरे प्रोसेस में जो कि डेल्टा P की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव ही तो होगी। तो अगर हमारा 2a अपॉन RT लेस देन 1 हो जाए, लेस देन सॉरी यहाँ पे b हो जाए, ठीक ना, यहाँ पे लेस देन b हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा हमारा, निगेटिव ही हो जाएगा। जब क्या है हमारा 2a अपॉन RT क्या है, लेस देन है, तो निगेटिव से निगेटिव में मल्टीप्लाई होगा तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। म्यू की वैल्यू पॉजिटिव, इट मीन्स क्या हो गया हमारा, डेल्टा टी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। डेट मीन्स कि यहाँ पे क्या हमको दिखेगा, हीटिंग इफेक्ट दिखेगा, हीटिंग इफेक्ट दिखेगा, मतलब कि गैस क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। अब दूसरा कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा कंडीशन क्या है कि इफ जो है कि हमारा 2a अपॉन RT विल इज इक्वल टू b बराबर हो जाए तो 0 हो जाएगा, तो t क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 2a अपॉन RB। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, मतलब कि नो कूलिंग और हीटिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व। किसी प्रकार से ना कूलिंग हमको इफेक्ट दिखेगा और ना ही हमको किसी प्रकार से कोई जो है कि हीटिंग इफेक्ट दिखेगा। दोनों इफेक्ट क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ, 0 हो जाएंगे। तीसरा देख लेते हैं क्या है हमारा, इफ 2a अपॉन RT क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन b हो जाए। 2a अपॉन RT क्या हो जाए, ग्रेटर देन b हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, t इज लेस देन 2a अपॉन br। t क्या हो जाएगा, लेस देन 2a अपॉन br हो जाएगा। और इस कंडीशन में हमारा जो है कि ये वाला जो टर्म देखिए हमारा, जब हमारा जो है कि यहाँ देखिए
अब यहाँ मैंने बताया कि 2a/RT क्या है, लेस देन बी है। अगर ये ज़्यादा बड़ा हो जाए, मतलब कि 2a/RT ग्रेटर देन बी हो जाए, तो जो इस साइड का जो हमारा टर्म है, मैं कलम चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ जो ये वाला जो टर्म हमारा बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। जबकि ये वाला जो टर्म हमारा पहले से क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव का पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये क्या हो गई, म्यू की वैल्यू, और बोल सकते हैं डेल्टा टी की वैल्यू। डेट मीन्स कि हमारा क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर ड्रॉप होगा। हमको क्या दिखेगा, कूलिंग इफेक्ट दिखेगा। कूलिंग इफेक्ट क्या होगा, हमको दिखेगा, ठीक ना, कूलिंग इफेक्ट दिखेगा यहाँ पे। यहाँ देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा है, ये होगा पॉजिटिव, हैंस डेल्टा टी क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव, हैंस द कूलिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व। तो तीन कंडीशन है जूल थॉमसन इफेक्ट में कि म्यू की वैल्यू, और रियल गैसेस के लिए बात कर रहे हैं कि रियल गैस के लिए किस किस तरीके से हमारा जब जो है कि 2a/RB की जो RT की वैल्यू है, ये लेस देन बी, ग्रेटर देन बी, इक्वल टू बी होगा, तो तीनों सिचुएशन में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट हमको जो है कि वहाँ पे चीज़ें ऑब्जर्व होंगी। एक में हमारा क्या होगा, हीटिंग होगा, दूसरे में कोई इफेक्ट हमको ऑब्जर्व नहीं होगा, और तीसरे में क्या होगा, हमको कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब यहीं पे हमारा आता है इन्वर्जन टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन्वर्जन टेम्परेचर में क्या होता है कि इट इज द टेम्परेचर एट विच जूल केल्विन इफेक्ट रिवर्स इट्स कूलिंग इफेक्ट। एट दिस टेम्परेचर ऑफ द गैस नाइदर कूलिंग और हीटिंग इज ऑब्जर्व। कौन सा हमारा तीसरा सिचुएशन है, देखिए यहाँ पे। अब दूसरा सिचुएशन है कि जब हमारा जो है कि 2a/RT किसके बराबर हो जाए, बी के बराबर हो जाएगा, सॉरी, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2a/RB की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे हमको क्या होता है, ना ही कूलिंग और ना ही हीटिंग इफेक्ट दिखता है, ठीक ना। यहीं से क्या होता है हमारा, वो जो ट्रांजिशन फेस होता है, एक साइड में क्या होता है हमारा, सपोज कीजिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, हम एक यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं। ये क्या हमारा डिमार्केशन पॉइंट है, जिसके इधर हमको समथिंग कुछ दिखा सकता है कि हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट हो, इसके यहाँ पे क्या हो, हीटिंग या कूलिंग इफेक्ट हो। अब लेकिन इस पॉइंट पे क्या हमको नो इफेक्ट दिखने को मिलता है। नो इफेक्ट कहने का सेंस क्या है कि ना ही कूलिंग होता है ना ही हीटिंग होता है। तो इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहाँ पे ये फिनोमिना होता है, जहाँ पे नो इफेक्ट, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इन्वर्जन पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्जन पॉइंट। और इसी इन्वर्जन पॉइंट पे टेम्परेचर जो होता है उसको बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर। ठीक है, इन्वर्जन टेम्परेचर इसको बोलते हैं। तो चलिए इन्वर्जन टेम्परेचर को देख लेते हैं। ये क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर एट विच द जूल केल्विन इफेक्ट रिवर्स इट्स कूलिंग इफेक्ट। एट दिस टेम्परेचर ऑफ द गैस नाइदर कूलिंग और हीटिंग इज ऑब्जर्व्ड। इसमें क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर होता है इसको डिफाइन करते हैं TI से। इसका फॉर्मूला होता है 2a/RB। इसमें T लेस देन T1, डेट मीन्स की कूलिंग इफेक्ट हमको देखने को मिलेगा। और जब जो है कि हमारा TI है, सॉरी, ये फॉर मोस्ट गैसेस के लिए दिखता है हमको कूलिंग इफेक्ट। लेकिन जब TI ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर हो जाएगा तो सो कूलिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व फॉर द मोस्ट गैसेस। ठीक ना, मैं चीज़ को फिर से पढ़ता हूँ कि जो TI होता है जो कि डिफाइन करता है कि हमको कहाँ पे इसके ऊपर कूलिंग इफेक्ट दिखेगा, नीचे हीटिंग इफेक्ट दिखेगा, कैसे होता है। तो TI की वैल्यू होती है 2a/RB। जब हमारा TI की वैल्यू, ठीक है, सॉरी यहाँ पे T1 की वैल्यू लेस देन TI होगा तो हमको क्या दिखेगा, कूलिंग इफेक्ट दिखेगा। ये जो कूलिंग इफेक्ट होता है मैक्सिमम गैसेस के लिए हमको क्या होता है, देखने को मिलता है। जब हमारा TI ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर होगा तो सो कूलिंग इफेक्ट इज ऑब्जर्व फॉर द मोस्ट ऑफ द गैसेस। बट दो हमारे क्या होते हैं, रिवल गैस होते हैं। पहला क्या है हमारा हाइड्रोजन, और साथ ही में दूसरा क्या है, हीलियम है। इन दोनों को केस में होता क्या है कि इनका जो इन्वर्जन टेम्परेचर होता है लेस देन रूम टेम्परेचर, तो हमको क्या दिखता है यहाँ पे, हीटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक ना, तो आपको इन चीज़ों को याद कर लेना है कि इन्वर्जन टेम्परेचर का फार्मूला क्या होता है, 2a/RB होता है। ये इन्वर्जन टेम्परेचर हमारा एक पॉइंट होता है जिसके ऊपर क्या होता है, गैस हीटिंग या कूलिंग इफेक्ट दिखाएगा, उसके नीचे भी दोनों हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हमारा टेम्परेचर लेस देन हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर होता है तो हमको कूलिंग इफेक्ट दिखता है। मैक्सिमम गैसेस ऐसा शो करती हैं, ठीक है।
लेकिन दो ऐसे गैसेस हैं जिनका टेम्परेचर क्या होता है, इन्वर्जन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम होता है, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया और हीलियम हो गया। और यहाँ ये क्या दिखाती है हमको, हीटिंग इफेक्ट दिखाती है रूम टेम्परेचर पर भी। इन दोनों रिबल गैस को आपको याद कर लेना है। आप कुछ रिलेशन देख लेते हैं हमारा कि जो इन्वर्जन टेम्परेचर और साथ ही में जो बॉयल टेम्परेचर होता है, ठीक है, बॉयल टेम्परेचर के बारे में आगे बताएंगे आप लोग को कि जो इन्वर्जन टेम्परेचर हो गया और साथ ही में जो बॉयल टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो आपको पहले से पता होगा कि टी इज इक्वल टू क्या होता है, A/RB होता है। लेकिन जो हमारा इन्वर्जन टेम्परेचर होता है, ये देखिए क्या होता है हमारा, 2A/RB होता है। इसका मतलब क्या है कि जो Ti होगा हमारा, सॉरी जो Ti हमारा होगा, ये क्या होगा, 2 टाइम्स किसके, Tv के होगा। ये रिलेशन क्या हो गया हमारा, इन्वर्जन टेम्परेचर और साथ ही में बॉयल टेम्परेचर के बीच में। इसी टेम्परेचर को लिख सकते हैं Tb इज इक्वल टू A/RB 26 Tc/8। Tc क्या हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो ये जो रिलेशन हमारा स्टेब्लिश हुआ, देखिए यहाँ पे जो Ti होगा, इन्वर्जन टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, फिर हमारा क्या होगा, Tb होगा बॉयल टेम्परेचर, इसके बाद से क्या होगा, Tc होगा। तो ये जो रिलेशन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इसको याद कर लीजिएगा कि Ti ग्रेटर देन Tb ग्रेटर देन Tc, ठीक है, Ti ग्रेटर देन Tb ग्रेटर देन Tc। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, आइसेंथैल्पिक एंड इन्वर्जन कर्व किससे रिलेटेड होते हैं हमारे, रिलेटेड टू जूल केल्विन जो इफेक्ट है हमारा, इसी से रिलेटेड होता है हमारा आइसेंथैल्पिक एंड इन्वर्जन कर्व। अब इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। जो जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है, इसका जो है कि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, इसको देख लेते हैं। पहला क्या है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, इनका जो है कि एक तरीके से क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन देता है कि इनका नेचर क्या है। एंड डिपेंडेंसी ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑन वॉल्यूम। जो हमारा क्या होता है, इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन होता है आइडियल गैस के केस में ओनली टी का, ये हमें बताता है कि ये फंक्शन भी का भी होता है जब हमारा क्या होता है, गैस रियल होता है। नेक्स्ट वन क्या है, यूज्ड इन द लिक्विफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। जिस पे हमारे क्या है, क्रायोजेनिक जो इंजन वगैरह होते हैं रॉकेट्स के, इनको बनाया जाता है। तो जो दो मेजर इसके एप्लीकेशंस हैं, फर्स्ट वन क्या है हमारा, कि प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस and the dependency of the internal energy on the volume and used in the liquefaction of hydrogen and the helium। आज की क्लास ऑलरेडी हमारी 1 घंटे की हो चुकी है, ठीक ना। तो अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, इसमें जो है कि हम एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन को देखेंगे, क्या होता है, इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है। साथ ही में जो वान डेर वाल गैस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा देखा था, इसको जो है कि थोड़ा ब्रीफ में देखेंगे। डिफरेंट टाइप के जो क्रिटिकल वॉल्यूम्स होते हैं, क्रिटिकल कोफिशिएंट जो होते हैं हमारे, इन सभी चीज़ों को हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसके बाद से हम ट्रांसपोर्ट फिनोमिना को भी नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे, ठीक ना। तो आप लोग जो है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही में अपने फ्रेंड सर्किल में भी इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए। जो भी बच्चे हमारे फिजिक्स से जुड़े हुए हैं, हमारा पर्पज़ पढ़ाना नहीं है आपको, ठीक ना, हम बस जो रिवीजन के पर्पज़ से इस वीडियो लेक्चर्स को लेके आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।